नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 19 और आज के इस लेक्चर हम क्या करने वाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन पढ़े, हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा, हमने डिफरेंट टाइप की प्रोसेस के बारे में पढ़ा। जैसे हमारे पास कौन कौन सी प्रोसेस थी, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, और डिफरेंट प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं, ये भी हमने क्या किया, डिस्कस किया। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अभी तक हमने थ्योरी पढ़ दी। अगर हम उस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमारा वो थ्योरी पढ़ना क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब बेकार है वो थ्योरी पढ़ना। अगर हम खाली थ्योरी पढ़ के ये क्वेश्चन नहीं करते हैं, ये जस्ट ऐसा ही है जैसे हम बिना लाल चटनी के मोमो खा रहे हैं या फिर बिना हरी चटनी के समोसा खा रहे हैं, यानी कोई स्वाद ही नहीं है उसमें। समझ रहे हो आप? यानी जो अभी तक हमने पढ़ा है उसकी फील लेने के लिए, उसे सच में जानने के लिए या फिर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, ये सवाल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन कराने के वो कोशिश करूंगा जो क्या होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और हर क्वेश्चन आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखा के जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो शुरू करें। अब ये करना, रोज कॉपी पेन निकालनी है और हिंट डालनी है क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू अवर प्रीवियस लेक्चर। जितने भी लेक्चर अभी तक हो रखे हैं, 18 लेक्चर हो रखे हैं, उन सारी जितनी थ्योरी पढ़ रखी है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या करेंगे, हम आज के इस लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में पूरा नहीं हो पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कुछ आज के लेक्चर में, कुछ कल के लेक्चर में, जितने लेक्चर भी होंगे वो चलेगा हमको, चाहे लेक्चर 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन करके छोड़ेंगे। ठीक है, तो उस श्रेणी में जो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो पढ़ो फटाफट क्या लिखा है। ए 50 kg वेट टू फॉल थ्रू ए हाइट ऑफ 6 मीटर ऑन ए पैडल व्हील which is stir 6 kg water. Calculate the rise in temperature if no heat lost in this process. Take g equal to 9.8 यानी gravitational acceleration मीटर पर सेकंड स्क्वायर and a specific heat capacity of water as 332 जूल kg इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। तो ये क्या है, एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक कोई वेट है जिसका कितने केजी का, 50 केजी का, उसे हम क्या कर रहे हैं, 6 मीटर की हाइट से एक पैडल में इस तरीके से गिरा रहे हैं। देखो कुछ ऐसा हो रहा है। अब पैडल का मतलब ऐसे फिरकी टाइप की होती है ना हमारे घरों में, जिससे हम क्या करते हैं, छाछ को ऐसे करते हैं, या फिर जो उत्तराखंड से हैं उन्होंने घराट देखे होंगे, तो घराट में नीचे क्या लगी होती है, फिरकी लगी होती है। जहां हम चक्की पीसने जाते हैं उसे हम लोग उत्तराखंड में घराट बोलते हैं। वो पानी के वेग की वजह से चलता है। ठीक है, तो नीचे फिरकी लगी, उसे हम क्या बोलेंगे, पैडल बोलेंगे। जैसे ही उस पैडल में वाटर टकराता है, पैडल घूमने लगता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, हम एक वेट को उस पैडल पर गिरा रहे हैं। वेट कितना है, 50 kg का। जैसे ही उस पैडल पर गिराएंगे, ऑब्वियस सी बात है, पैडल घूमना स्टार्ट करेगा और जैसे ही पैडल घूमेगा तो उससे क्या होगा, पानी के टेम्परेचर में कुछ न कुछ राइज होगा, यानी पानी का टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा। तो हमें क्या निकालना है, जो राइज इन टेम्परेचर है वो कितना है, ये हमें फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे, पहले एक बार उसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में करना, कहना क्या चाह रहा है। देखो ऐसा अज्यूम कर लो कि मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक वाटर का कंटेनर है और इसमें कितना वाटर भरा है हमने, उसने बोल रखा है 6 kg ऑफ वाटर भर रखा है। ठीक है, इस तरीके से इसमें वाटर बना दो। दिस इज H2O, ये क्या है, इसमें H2O है, कितना है ये, 6 kg H2O है। और इसमें हमने क्या लगा दिया, इस तरीके से एक पैडल लगा दिया यूं करके, तो ये इसमें क्या लगी, इस तरीके से फिरकी टाइप की लगी है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, कुछ भी पंखे बोल दो, इस तरीके से पंखे लगे हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसा यहाँ पर अरेंजमेंट या बोल सकते हैं, हाँ अरेंजमेंट बैठाना पड़ेगा कि जैसे ही इसके ऊपर वेट गिरे ये इस तरीके से घूमने लगे। तो क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक कनेक्शन बैठा रहा हूँ और यहाँ पर एक इस तरीके से एक और रॉड लगा दे रहा हूँ और इस रॉड में इस तरीके से एक यूं करके फट्टा टाइप का, पैडल टाइप का लगा दे रहा हूँ। अब इससे एच हाइट पर, कितनी हाइट पर, एच हाइट, और हाइट कितनी दे रखी है उसने, 6 मीटर दे रखी है, कितनी, सॉरी 6 है, हाँ कितनी है, 6 मीटर। इससे 6 मीटर हाइट पर यहाँ पर क्या है, कोई एक वेट है, दिस इज माई वेट, और ये वेट कितना है, 50 kg का एक वेट है। कितने केजी का, 50 के। अब अज्यूम करो कि ये वेट यहाँ से आया और इस पेडल पर गिरा, ठीक है, ये पेडल ऐसे है, ये वेट यहाँ से आया, इस पेडल पे गिरा, ये पेडल ऐसे घूमा,
ये पेडल ऐसे घूमा तो ये रॉड भी ऐसे घूमी, ये रॉड ऐसे घूमी तो इसने क्या करेगा, इस फिरकी को इस तरीके से घुमाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लगे हुए, वो लगे बेरिंग टाइप की लगी हुई है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये फिरकी भी इस तरीके से घूमेगी। अगर फिरकी घूमेगी, ऑब्वियस सी बात है, पानी का टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा। वो राइज कितना होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो होगा क्या, जैसे ये पत्थर यहाँ पर है, यानी मान लिया ये क्या है, जीरो लेवल है, तो जीरो लेवल से कितने हाइट पर है हमारा जो पत्थर बोल रहा हूँ, या फिर वेट बोल दो, जो वेट है हमारा इस जीरो लेवल से कितने हाइट पर है, 6 मीटर की हाइट पर है, यानी इसकी कुछ पोजीशन है। तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और जैसे ही ये पत्थर कहाँ आएगा, इस पर टकराएगा, तो उसकी इसे कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, वो जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है उतनी एनर्जी क्या कर देगा, ट्रांसफर करेगा। तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, इसको निकाल दे एक बार, कितनी एनर्जी, mgh के बराबर। तो एनर्जी ऑफ वेट या बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन वेट, या बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफर बाय वेट टू पेडल। एनर्जी ट्रांसफर बाय वेट, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वेट टू पेडल, लिखो ऐसे लिखो, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वेट टू पेडल। वेट से पेडल में कितनी एनर्जी क्या हुई, ट्रांसफर हुई, दिस विल बी इक्वल टू mgh। ये किसके बराबर होगी हमारे पास, mgh के बराबर होगी। m कितना है मेरे पास यहाँ पर 50 kg है, इंटू जी उसने बोल रखा है 9.8 लेना है, इंटू h उसने दे रखा कितना 6 मीटर, कितना है 6 मीटर। तो दिस विल बी इक्वल टू, इसे सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा ये, तो 6 पंचे 30, और ये मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर 1 जीरो आ जाएगा, और इंटू कितना आ गया ये 9.8, फिर दिस विल बी इक्वल टू 0 0, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 8 3 24 की 4 हाजिर लागू 2 9 3 27 28 29, तो 29, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, तो जो एनर्जी निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 2940 जूल। यानी इतनी एनर्जी क्या हुई इस पेडल के पास है अब, क्योंकि जो वेट है उसने सारी की सारी एनर्जी किसको दे दी, पेडल को दे दी। अब पेडल के पास कितनी एनर्जी है, 2940 जूल एनर्जी है। और उसने क्या बोल रखा है कि यहाँ पर किसी भी टाइप के हीट का लॉस नहीं हो रहा है। यानी हीट का मतलब, हीट क्या है, एक टाइप की एनर्जी तो है, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है या नहीं है, आंसर हाँ जी है। यानी यहाँ पर किसी भी टाइप का एनर्जी में लॉस नहीं हो रहा है। तो जो ये सारी की सारी एनर्जी इस पेडल के पास है, ये किस में यूज हो जाएगी, इस पानी के टेम्परेचर को राइज करने में क्या होगी, यूज होगी, क्योंकि इस एनर्जी से घूमेगा यूं करके ये, ठीक है। जैसे ये घूमेगा पानी के टेम्परेचर में राइज होगा। या बोल सकते हैं इतनी जूल हीट है, यानी इस एनर्जी के इक्विवेलेंट क्या है हमारे पास, हीट है, दैट विल बी इक्वल टू 2940 जूल हीट। ऐसा ही बोल सकता हूं कि मैंने इस वाटर को कितनी हीट दी, 2940 जूल हीट दी। अब मुझे ये निकालना है इतनी हीट देने पर कितना टेम्परेचर राइज किया। देखो एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि राइज इन टेम्परेचर, या बोलते हैं हीट गिवन, एक चीज हमने पढ़ी थी कि हीट गिवन, ऐसा कुछ पढ़ा था कि हीट गिवन Q इज प्रोपोर्शनल टू M, यानी मास ऑफ सब्सटेंस। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि Q इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा मास होगा उसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर में राइज करना होगा हमें उतनी ज़्यादा हीट हमें देनी पड़ेगी। दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो इसका मतलब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, Q इज प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल्टा टी, और जैसे मैं यहाँ से क्या करूँगा, प्रोपोर्शनल से हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा, एंड दैट कॉन्स्टेंट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड दिस इज इक्वल रिप्रेजेंटेड बाय S इंटू M इंटू डेल्टा टी। हमें क्या निकालना है, डेल्टा टी निकालना है। तो डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर विल बी इक्वल टू Q अपॉन S अपॉन कितना आ जाएगा, M आ जाएगा। नाउ Q इज गिवन हियर, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर Q है, और दूसरा हमारे पास S क्या है मेरे पास, देखो वो सब्सटेंस की क्या थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी। वो वाटर के लिए हमको दे रखी है, कितनी है हमारे पास, देखो 332 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पर डेल्टा T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये जो हमने यहाँ पर निकाल रखी है, दिस इज इक्वल टू 2940 जूल अपॉन S, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, दिस विल बी इक्वल टू 332, एंड फिर मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर M, यानी कितना मास है उसने खुद ही बोल रखा है कितना केजी है, ये 6 केजी है, तो इनटू कितना आ गया यहाँ पर 6 आ गया। तो दिस इज इतना केल्विन टेम्परेचर में क्या आ जाएगा,
चेंज आ जाएगा। ठीक है, आप फटाफट क्या करो, या तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत फास्ट है, कैलकुलेट कर लो, अगर फास्ट नहीं है तो फटाफट से क्या निकालो, मेरी तरह कैलकुलेटर निकाल लो। तो मैं तो क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आप फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो क्या करना है हमको यहाँ पर 2940 कितना है 2940 फिर डिवाइडेड बाय कितना है 332, दिस विल बी इक्वल टू 8.8 एंड फिर अगेन डिवाइडेड बाय कितना है 6, सो दिस विल बी इक्वल टू 1.47। कितना आ गया डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 1.47 केल्विन। इतने का क्या आ जाएगा यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर, यानी तापमान में कितना चेंज आ गया, इतना चेंज आ गया। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, एक आसान सा क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, नहीं मिला, आंसर है हाँ जी मिला। ओके ना, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। उससे पहले आप क्या ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर यहाँ नोट कर लिया तो अच्छी बात है। मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मिटा रहा हूँ। मैं यहाँ लिखूँ दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन छाप रहा हूँ, तब तक आप क्या करो, इसे नोट करो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, फर्स्ट था ना, हाँ। अब लिखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, एक और इसमें डालूं मैं, क्योंकि ये तो पता ही हमको क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान सुनना बात को, क्या बोल रहा है, ए परफेक्ट गैस एट 300 केल्विन। लिख के चलता हूं मैं, ए परफेक्ट गैस एट 300 Kelvin occupies a volume 0.2 meter cube at a pressure of 5 into 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल नहीं बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। It is allowed to expand, it is allowed to expand isothermally to the volume 0.5 meter cube, 0.5 meter cube। then the gas is compressed, क्या बोल रहा है फिर, then the gas is compressed PR compressed SED compressed isobarically to its original volume, finally the pressure is increased isochorically, the pressure is increased isochorically and return to its initial original state, and returns to its original स्टेट, यानी जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें वापस आ गया। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग दिस साइकिल। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग दिस साइकिल, CYCLE and take R equal to 8.3 जूल मोल इनवर्स
केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसकी, आर की, ध्यान देना आगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हो गया, मतलब ये हो गया इधर का, मिटा दो इसको। मैं क्या बोल रहा है, देखो एक परफेक्ट गैस है जिसको हमने क्या कर रखा है, एक आइडल परफेक्ट गैस है। ठीक है, जो इनिशियली कहां पर है, इधर मिटाओ तो पहले बताओ, फिर समझाता हूं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ये मिटाओ, देखो ए परफेक्ट गैस एट 300 केल्विन, मतलब उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है, occupied a volume of 0.2 मीटर क्यूब एंड प्रेशर ऑफ 5 into 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये प्रोसेस होगी एंड एवरी प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ एंड दैट ग्राफ इज नोन एज पीवी ग्राफ। तो मैं इसके लिए पीवी ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ इस पूरे प्रोसेस के लिए। तो यहाँ ड्रॉ करूँ मैं पीवी ग्राफ, तो ये बोल दो क्या, पी एक्सिस, और इसे क्या बोल दो आप, वी एक्सिस। तो देखो इनिशियली क्या बोल रखा है उसने कि उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, मान लिया इनिशियल वॉल्यूम कितना बोल दिया उसने, 0.2 बोल दिया, 0.2, एंड दिस वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब, और जो प्रेशर है हमारा वो किस में है, पास्कल में है या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, तो दिस इनिशियल वॉल्यूम इज 0.2 एंड इनिशियल प्रेशर इज 5 into 10 to the power 6। कितना है ये, 5 into 10 to the power 6 है। ठीक है, तो दिस इज इनिशियल स्टेट ऑफ आवर प्रोसेस। ठीक, लेट अस से दिस स्टेट इज ए, इसे क्या बोल दो, स्टेट ए बोल दो। इट इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली टू वॉल्यूम। देखो क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड करना वॉल्यूम बढ़ेगा, और आइसोथर्मल ग्राफ है तो कैसा आएगा, ऐसा होगा। और कहां तक बढ़ रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना हो गया, बोल रहा उसने, वॉल्यूम बोला है उसने कितना, 0.5 टू द वॉल्यूम 0.5, वॉल्यूम कितना होगा इसका, 0.5 मीटर क्यूब। देन द गैस इज कंप्रेस्ड आइसोबैरिकली टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी उसके बाद क्या हुआ कि यहां पर क्या हुआ, प्रेशर बोल सकते हैं आइसोबैरिक कंप्रेस हुआ, कंप्रेस्ड आइसोबैरिकली यानी एट कांस्टेंट प्रेशर टू इट्स, कहां पर, टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी यहां पर, यानी इनिशियली कहां पर, यहां पर आ गया, यानी 0.2 वॉल्यूम पर आ गया। फिर क्या हुआ, इस तरीके से कंप्रेस हुई गैस इधर को, फिर हमने क्या किया, कंप्रेस किया, लेकिन कैसे कंप्रेस किया उसको, इस तरीके से कि वो अपने इनिशियल वॉल्यूम में आ गई गैस। ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम। देन फाइनली द प्रेशर इज इंक्रीज्ड आइसोकोरिकली एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। आइसोकोरिक का मतलब विदाउट चेंजिंग वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, इसकी इनिशियल स्टेट में कैसे आएगी, ये ऐसे आ जाएगी। तो दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ इस क्वेश्चन का, तो दूसरा फॉर्म है ये है, क्वेश्चन ऐसे भी दिया हो सकता है और इस फॉर्म में डायग्राम के फॉर्म में भी दिया हो सकता है। ठीक है, इसे बोले स्टेट ए, इसे क्या बोल दिया मैंने, स्टेट बी, और इसे मैंने क्या बोल दिया, स्टेट सी बोल दिया। अब एक चीज और कि यहाँ पर प्रेशर कितना बोल दिया, लेट अस से दिस प्रेशर इज P1 एंड लेट अस से दिस प्रेशर इज P2। इस प्रेशर को हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, P2 बोल दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। नाउ अब देखो एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि हमें कुछ चीज गिवन है, जैसे हमें क्या दे रखा है, ये क्या है, एक परफेक्ट गैस है। अब ये परफेक्ट गैस कितने मोल है, इसने ऐसा कुछ नहीं बोल रखा है कि 1 मोल गैस है, 2 मोल गैस है, तो मुझे निकालना पड़ेगा ना कि भाई गैस कितनी मोल है, गैस का अमाउंट क्या है, जो सब्सटेंस हमारे पास है उसका अमाउंट क्या है। पहला हमारा टास्क यही रहेगा कि गैस का अमाउंट हमें निकालना है। तो गैस का अमाउंट निकालने के लिए एक हमको यहाँ पर आइडिया ये पता है कि ये क्या है, परफेक्ट गैस है। तो फॉर परफेक्ट गैस व्हाट वी हैव, फॉर परफेक्ट गैस के लिए क्या बोल सकता हूँ मैं, PV इक्वल टू nRT, क्या होता है, nRT होता है। एंड फ्रॉम हियर नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PV अपॉन RT आ जाएगा। देखो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट वी हैव प्रेशर 5 into 10 to the power 6, कितना है, 5 into 10 to the power 6 है, इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 0.2 है, तो 0.2 रख दो यहाँ पर, क्या दिक्कत है, 0.2 अपॉन R उसने खुद बोल रखा है कितना लेना को, 8.3 लेना है, R विल बी इक्वल टू 8.3, और ऐसा यूनिट में लेना है, यानी 8.3 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, यूनिट ध्यान रख के यहाँ पर करना है। ठीक है, फिर इंटू कितना आ जाएगा, T आ जाएगा, और T उसने कितना बोला है, 300 केल्विन। तो यूनिट इज ऑल्सो इन SI यूनिट, तो 300 केल्विन हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पर, 300 आ गया। इसे क्या कर दो, फटाफट से सॉल्व कर दो, तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल निकल के आ जाएगा। कैलकुलेटर चाहिए फिर, ठीक, क्योंकि थोड़ा लंबा जैसा लग रहा है, करें कैलकुलेटर से।
देखो भाई कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा मेरे पास कितना 5 गुना, अगर मैं थोड़ा बहुत इसको करना चाहूँगा तो कितना आ जाएगा ये इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ 1 आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई कितना आ गया ये 8.3 और इंटू कितना आ गया ये 3 और या फिर 300 लिख दो इसको, तो ये आ गया मेरे पास कितना 1 डिवाइडेड बाई 300 एंड अगेन डिवाइडेड बाई 8.3 एंड दिस इज इक्वल टू हमारा ये कितना आ रहा है यहाँ पर आंसर इंटू 10⁻6 भी है, ठीक है। तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू पॉइंट, फिर यहाँ पर 1 2 3 फिर 4 0 1 और इंटू 10⁻6। देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 401 मोल या फिर लगभग इक्वल टू में 400 लिख सकता हूँ। यानी मेरे पास नंबर ऑफ मोल कितने हैं 400 मोल है, लगभग कितने मोल हैं 400 मोल मेरे पास क्या है परफेक्ट गैस है। अब उसमें ये प्रोसेस हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आप सीधे बिना ये निकाले कर देते ना तो आपका आंसर क्या आता, गलत आता। अब मुझे क्या निकालना है कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान कितना वर्क डन किया गया ये फाइंड करना है। देखो पहली प्रोसेस कौन सी है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, एंड वी ऑल नो दैट कि ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन, अगर मैं क्या पहले के लिए निकालूं, पहला क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस है WAB, यानी A से B जाने में कितना वर्क किया गया, तो WAB इक्वल टू कितना होता है मेरे पास फॉर 1 मोल गैस दिस विल बी इक्वल टू RT, और फिर कितना आता है ln V2/V1 आ जाता है, कितना आता है V2/V1, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला हमारे पास, आंसर है हाँ जी ये होता है। देखो V2 ये है, V1 ये है, सब कुछ पता है हमको, RE पता है, T पता है, वैल्यू पुट कर दो आंसर निकल के आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास, यहीं पर लिख दूँ आगे से, देखो R की वैल्यू कितनी है, ये है मेरे पास कितना 8.3 जूल, अभी यूनिट लिख के चलना, मोल इनवर्स, फिर कितना आ जाएगा केल्विन इनवर्स, फिर मेरे पास कितना है इंटू 300, बिकॉज इज आइसोथर्मल प्रोसेस, तो पूरे प्रोसेस के दौरान जो मेरे पास टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 300 केल्विन आ जाएगा, एंड देन ln ये आ गया मेरे पास कितना, V2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर 0.5 है, बिकॉज फाइनल प्रेशर वॉल्यूम कितना है 0.5 और इनिशियल कितना था 0.2, तो 0.5 डिवाइडेड बाय कितना आ गया ये 0.2 आ गया। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव, देखो इस केल्विन से ये केल्विन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कितना बच गया मेरे पास यहाँ से WAB इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना 8.3, फिर इंटू कितना आ गया ये दिस इज 300, फिर यहाँ मेरे पास कितना आ गया ln 5/2 हो जाएगा ये, और इतना क्या आ जाएगा जूल पर मोल आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये पर मोल निकला, मुझे क्या चाहिए टोटल वर्क डन चाहिए, कि इस प्रोसेस के दौरान 1 मोल गैस के लिए ये निकल गया कि 1 मोल गैस होती तो ये होता है मेरा वर्क डन, लेकिन गैस कितने मोल है मेरे पास, ज़्यादा गैस है मेरे पास, एंड दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्स 400 मोल गैस है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा मेरे को 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब क्या निकलेगा वो कि 400 मोल गैस को आइसोथर्मली एक्सपेंड करने के लिए फ्रॉम दिस वॉल्यूम टू दिस वॉल्यूम कितना वर्क किया गया। तो फॉर 400 मोल WAB इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 400 गुणा 8.3 इंटू कितना आ जाएगा 300, और फिर ये आ गया मेरे पास कितना ln 5/2, इतना क्या आ जाएगा ये जूल आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई ना। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर दो, फिर ये हो गया मेरे पास कितना, दिस इज WA2B दिस इज इक्वल टू 4×3 12 हो जाएगा ये, और उसके आगे 1 2 3 4 0 आ जाएंगे 3 4, एंड दिस इज इंटू 8.3, और फिर कितना आ जाएगा ये आ गया मेरे पास कितना ln 5/2, इतना क्या आ जाएगा जूल आ जाएगा। अभी लॉग सॉल्व करना पड़ेगा आपको। देखो अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, गेट के एग्जाम में आएगा, तो वहाँ तो क्या होता है कैलकुलेटर होता है, तो लॉग आप वहाँ पर आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर नहीं है, अगर आप वैसे एग्जाम में कर रहे हो तो उसको यहीं पर छोड़ दो, ठीक है, यहीं पर छोड़ दो, वो भी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन लास्ट में फिर जोड़ना पड़ेगा, वो अलग बात है। ओके, अगर अभी तो हमारे पास क्या है मोबाइल है, अभी कर लें हम एक बार देख लें, तो एक बार क्या करें मोबाइल से सॉल्व कर लेते हैं, ताकि जो हमारे चीज़ें हैं वो क्या रहें सीधी और सरल रहें, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मेरे को यहाँ पर काटनी पड़ेंगी, और हाँ क्या करना है हमको, सबसे पहले करना है बार 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 कितना आ गया 1 2 3 4, फिर मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 8.3 आ जाएगा। तो ये आ रहा है मेरा कितना, दिस इज इक्वल टू 996, फिर 3 0, फिर ln कितना है मेरे पास, कितना आया
5/2, 5/2 और 2.5 आ गया। और सेकंड नेचुरल लॉग निकालना है ln, ओके एक मिनट कैसे निकलता है इसमें, ln 2.5, तो दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में कितना आ गया ये 9.916 और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमको, एंड सॉरी दिस थिंग विल बी मल्टीप्लाई बाई 99,996,000 एंड दिस व्हाट वी कम हियर, ये कितना आ गया 912,625 और फिर पॉइंट कितना आ गया ये 5 आ गया। अगर मैं यहाँ लाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 या फिर 9.126 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 जूल। तो ये क्या निकल गया मेरा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी निकल के आ गया। ओके, यानी इस प्रोसेस के दौरान ए से बी जाने में कितना वर्क किया मैंने, इतना वर्क किया। अभी समाप्त तो नहीं हुआ, अभी कौन सा निकालना है, बी टू सी निकालना है। और दूसरा क्या हो जाएगा मेरे पास, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी। बी टू सी कितना हो जाएगा, देखो सेकेंड चीज में क्या हो जाएगा, सेकेंड वन इज वर्क डन टू ब्रिंग द प्रोसेस फ्रॉम बी टू सी। देखो बी टू सी इज नथिंग बट आइसो, कौन सी प्रोसेस बताओ ये, दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस, सॉरी आइसोबैरिक प्रेशर, बिकॉज अवर प्रेशर इज कांस्टेंट, हमारा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। इट मीन दिस प्रोसेस इज आइसोबैरिक प्रोसेस एंड वी ऑल नो दैट ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू P इंटू चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V। तो दिस विल बी इक्वल टू P इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। ऐसा होगा नहीं होगा, देखो V फाइनल कितना है यहाँ पर 0.2, V इनिशियल कितना है मेरे पास यहाँ पर 0.5 और प्रेशर निकालना है। P2 क्या होगा ये पता नहीं है अभी हमको, ठीक है, क्योंकि ये तो हमको पता है P1 क्या होगा, लेकिन P2 क्या होगा ये पता नहीं है। अब एक चीज देखो, हम P2 पर पहुंचे कैसे, बाई दिस आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन PV इक्वल टू कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ये किसके लिए है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV इक्वल टू कांस्टेंट। इफ PV इक्वल टू कांस्टेंट देन P1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2। तो यहां से मेरे पास P2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू P1 V1 और डिवाइड में कितना आ जाएगा ये V2, होगा नहीं होगा। तो यहां से मेरे पास P2 इक्वल टू P1 की वैल्यू कितनी है, देखो 5 इंटू 10 टू द पावर 6 एंड V1 इज 0.2 और डिवाइड में कितना आ गया, V2 इज 0.5। सबको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा ये, देखो इससे ये उड़ गया और इस 5 से ये 5 उड़ गया, तो यहाँ से मैं सॉरी P2 इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 आ गया। तो दिस इज माई P2। तो ये क्या निकल गया हमारा, P2 निकल के आया। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो कौन सा वाला होगा, ये वाला तो होगा, P2 तो होगा। तो यहाँ अगर P2 लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ से मेरे पास W B2C इज इक्वल टू P2 कितना है मेरे पास, देखो 2 इंटू 10 टू द पावर 6 एंड V फाइनल इज 0.2, तो रख दो यहाँ पर 0.2, फिर 0.2 माइनस कितना आ जाएगा 0.5 एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 6 एंड अगर इसको मैं माइनस करूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 0.3। ऐसा होगा नहीं होगा, आंसर आज होगा। तो ये मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर, देखो तुम ना 6 हो जाएगा ये, तो दिस इज माइनस 0.6 एंड इंटू 10 टू द पावर 6 और इसे क्या लिखता हूँ मैं, माइनस का 6 इंटू 10 टू द पावर 5, इतना क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा, ठीक है, इतना जूल। तो दिस इज वर्क डन फॉर प्रोसेस B2C। तो B2C में वर्क कितना किया गया, इतना वर्क, यानी माइनस का 6 इंटू 10 टू द पावर 5। देखो माइनस क्यों हो, क्योंकि क्या हो रही है, गैस कंप्रेस हो रही है, यानी वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा है। अगर वर्क डन बाय सिस्टम होता तो पॉजिटिव आता, वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा है तो कैसा आया, नेगेटिव आया, ठीक है। ये बात क्लियर हुई आपको ना। अब मुझे क्या निकाला है, अब एक प्रोसेस और बची है C2A। अब ध्यान से देखो C2A इज आइसोकोरिक प्रोसेस एंड वी ऑल नो दैट ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन इज 0। तो यहां से अगर मैं एक बात और लिखूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको अपने जहन में रखनी है, दैट इज WC2A इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों हुआ, सिंस द प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस एंड ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस आप पूरा लिख सकते हो वर्क डन इज 0, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने घोट रखा है इस चीज को, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रखा है कि आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। जो साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि इसके द्वारा इस वॉल्यूम एक्सेस पर जो कवर एरिया है वो कितना है,
0 है। अब क्या करना है हमको, नेट वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, W total विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू W A to B प्लस W B to C, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये W C to A। सब वैल्यू पुट कर दो। ये मेरे पास कितना आ गया पहले वाले के लिए, दिस इज 9.12, पूरा लिख दो, 126 इंटू 10 टू द पावर 5, फिर माइनस कितना आ जाएगा ये, दिस इज 6 इंटू 10 टू द पावर 5 एंड फिर प्लस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सॉल्व कर दो, तो इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये लगभग 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3.12 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। तो दिस इज माई टोटल वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो दिस इज अवर आंसर। तो ये क्या निकल गया, हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा, या फिर कुछ न कुछ आपको नया तरीका या फिर किसी क्वेश्चन को देखने का एक नजरिया सीखने को मिला होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन उतारो, मतलब इस आंसर को उतारो, और एक और ऐसा ही क्वेश्चन या बोलते हैं इससे और बेहतर क्वेश्चन जो आपके सामने एक और नए कॉन्सेप्ट को रखेगा, या फिर इन क्वेश्चन को देखने का एक और नजरिया आपके सामने रखेगा, उस क्वेश्चन को आपके सामने क्या करता हूं, मैं प्रस्तुत करता हूं। उससे पहले आपको क्या करना है, इसे नोट करना है। ठीक है, ओके, तो मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 था ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, उससे पहले मिटाना पड़ेगा यार, मिटाओ मैं कुछ चीजें। ये तो हो गया होगा ना, ये तो नोट हो गया, इसका मिटा दूं मैं। देखो, मेरे को पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है क्योंकि मैं ऐसे मुंह से नहीं बोल सकता, क्योंकि लिखना क्या है, इन क्वेश्चन को बहुत जरूरी है। अगर लिखेंगे नहीं तो लैंग्वेज हम समझ नहीं पाएंगे। तो लिखना क्या है, बहुत जरूरी है। इस थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, चाहे एक क्वेश्चन में एक दिन में 3 ही क्वेश्चन हो, लेकिन हम सीखेंगे क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, मतलब पूरे मेथड से करेंगे, या बोलते हैं पूरे सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, शॉर्टकट नहीं मारेंगे। ठीक है, ओके, चाहे 3 क्वेश्चन हो एक दिन में, फिर एक लेक्चर में सिर्फ मैं 3 क्वेश्चन कराऊं चलेगा, लेकिन हम करेंगे कैसे, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। और इसी श्रेणी में क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो मैं लिख के चल रहा हूँ, आप सुनते रहना, या फिर आप भी लिख सकते हो, लिखना जरूरी है। ठीक है, आप भी लिखना। क्या बोल रहा है देखो, 32 kg ऑफ ऑक्सीजन, क्या है, 32 kg ऑफ ऑक्सीजन केप्ट, ऑक्सीजन गैस केप्ट एट ए प्रेशर, एट ए प्रेशर ऑफ 5 atm, atm का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 5 atm एंड 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक, इज मेड टू अंडरगो ए साइकिल ऑफ चेंज, इज मेड टू अंडरगो ए साइकिल ऑफ चेंज, ए साइकिल ऑफ change. It is first heated at constant volume, यानी कैसी प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस, at constant volume till such time its pressure increase by a factor of 3, increase by a factor of 3, यानी 3 गुना हो गया। In the second step, it allowed to expand isothermally. It allows to expand isothermally
till it regain its initial pressure, till it regain its initial pressure. Finally it is cooled. Finally it is cooled isobarically till it regain its isobarically to original, ऐसे लिखो, to original temperature, to the original temperature. Calculate the change in its internal energy and work done. Calculate the change in internal energy, the change in internal energy and work done. Use atomic weight of oxygen is 32 एंड R इक्वल टू, उसने बोल रखा है, दूसरा क्या बोल रखा है, R इक्वल टू 8.3, फिर यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, दैट इज जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। फिर उसने बोल रखा है यू कैन अज्यूम दैट गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन बिहेव लाइक ए आइडल गैस। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, आइडल गैस की तरह बिहेव करा सकते हो, ऐसा उसने बोल रखा है। अब देखो क्वेश्चन मैंने लिख दिया, राम कहानी होगी, लंबा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, कोई बात नहीं, ठीक है, लिखने में टाइम लगा, कोई बात नहीं, इतना टाइम हम दे सकते हैं पहली बार सीखने में। ठीक है, क्या बोल रहा है, 32 kg ऑफ ऑक्सीजन गैस केप्ट एट प्रेशर 5 atm। क्या है हमारे पास, मैंने इसको डायग्राम से दिखाया एक बार, ठीक, क्योंकि एवरी प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ये पीवी ग्राफ। तो क्या करो, यहाँ पर एक पीवी ग्राफ ड्रॉ करो, दिस इज माय प्रेशर एक्सेस एंड दिस वन इज माय वॉल्यूम एक्सेस। तो इस एक्सेस में क्या है, मेरा प्रेशर है, और इस एक्सेस में क्या है, मेरे पास वॉल्यूम है। एंड हियर वी आर अज्यूमिंग दैट कि इनिशियली फिर क्या हो रहा है वहाँ पर, इस साइक्लिक चेंज इट फर्स्ट हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टेल इट्स इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यानी ये जो प्रेशर है वो कम वाला है, यानी दिस प्रेशर इज P1 प्रेशर इज 5 atm बोल रखा है, एंड वी कैन चेंज दिस प्रेशर in Newton per meter square or in Pascal scale या मुझसे in SI unit, and we all know that 1 atm is approx equal to 10 to the power 5 पास्कल। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 into 10 to the power 5 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल प्रेशर, ओके, एंड टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं यहाँ पर T1 बोलूँगा तो T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। अगर इफ यू चेंज इन केल्विन स्केल देन दिस विल बी इक्वल टू 27 प्लस 273, इट विल बी इक्वल टू 300 केल्विन। तो इनिशियल टेम्परेचर विल बी 300 केल्विन। एंड फिर क्या बोल रखा है, kept at it is first heated at constant volume, let us say initial volume is this thing, माना initial volume क्या है, ये है, तो this is its initial state, okay, let us say this point is A। फिर क्या किया उसने, at constant volume पर हीट किया till such time its pressure increased by a factor of 3, यानी क्या हुआ, यहाँ से प्रेशर इंक्रीज करना स्टार्ट किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मैं इधर पहुंच गया, हीट किया हमने इसको, इसका प्रेशर इंक्रीज किया, बट वॉल्यूम क्या रहा, कांस्टेंट रहा। हम कहाँ पहुंच गए, इस पॉइंट पर पहुंच गए, और इस पॉइंट पर जो मेरे पास क्या है, जो प्रेशर है वो क्या है, इसका 3 टाइम है, यानी जो P2 है वो क्या है मेरे पास 3 टाइम ऑफ P1 है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। नाउ लेट अस से दिस पॉइंट इज B, इसको क्या बोल दिया मैंने, B पॉइंट बोल दिया, बाई ए फैक्टर ऑफ 3। उसका क्या बोल रहा है, इन द सेकेंड स्टेप इट अलाउज टू एक्सपेंड आइसोथर्मली टिल इट्स रिगेन इट्स इनिशियल प्रेशर, दिस इज इट्स इनिशियल प्रेशर, दिस वन इज, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है इस तरीके से, तो दिस इज माई आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इट मीन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट।
Okay, now but during this process temperature is changing because we given heat दे रहे हैं, इसका मतलब टेम्परेचर में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। नाउ फिर क्या हुआ यहाँ पर, एक्सोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, और कब तक हुआ, जब तक हमने उसका इनिशियल प्रेशर रिगेन नहीं कर लिया। तो लेट अस से दिस पॉइंट इज सी। फिर क्या बोल रखा है उसने, उसके बाद क्या बोल रखा है, फाइनली इट इज कूल्ड, उसके बाद क्या किया, तो ठंडा किया गया आइसोबैरिकली टू द ओरिजिनल टेम्परेचर, यानी फिर से वो कहां पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया। यानी यहां से क्या किया, इसको आइसोबैरिकली यानी एट कांस्टेंट प्रेशर इसको कूल किया गया और फिर से इस पॉइंट पर आ गया। एंड दिस प्रोसेस इज ए साइक्लिक प्रोसेस, और हमें क्या निकालना है, इस साइक्लिक प्रोसेस के दौरान चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है, और दूसरा हमें क्या निकालना है, जो हमारे पास वर्क डन है वो कितना है, निकालना फटाफट। अब उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज फिर से हम कर लेते हैं कि हमें गैस दी कितनी है। उसने बोल रखा है हमको 32 kg गैस दे रखी है, लेकिन हम जब आइडल गैस की बात करते हैं तब वहां पर हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल की बात कर रहे होते हैं, यानी कितने मोल गैस हमें दे रखी है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम कि हमें कितने मोल गैस दे रखी है, ये हम निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके लिए मुझे कुछ चीजें मिटानी पड़ेंगी, इधर का मिटा दूं मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इधर मिटाता हूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल के लिए ये तो रेंडो ऊपर वाला, क्योंकि उसने खुद ही बोला है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, एक परफेक्ट गैस की तरह अज्यूम कर सकते हैं। ऑल्दो जो ये रियल गैस है हमारे पास, कौन सी है, जो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन रियल गैस है, लेकिन उसने क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, हम इसको एज ए आइडल गैस क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ओके, ये किस बुक से करा रहा हूँ क्वेश्चन अभी बता दूंगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन खत्म होगा, आपको अभी नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, नहीं तो वैसे बताया था, क्योंकि आप भी खुद भी कर सकते हो इन क्वेश्चन को, जरूरी नहीं है कि मुझ पर डिपेंड रहो, आप खुद भी इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इनमें से जो मैक्सिमम है वो क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, उस बुक की खासियत क्या है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, और जिसमें ज़्यादा एग्जाम्पल होते हैं वो बुक क्या होती है, करने में अच्छी रहती है, या बोलते हैं उससे कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। ओके, मतलब क्लियर होते हैं ना। उसने क्या बोला, दिस गैस इज आइडल गैस and at first we have to find number of mole, and how we can find number of mole, we all know that 1 mole of oxygen, अगर मैं क्या बोलूँ यहाँ से 1 mole of oxygen में कितने ग्राम होते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, 2 ऑक्सीजन, O2 होता है ना, O2 गैस होती है, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, उसने बोल रखा है। तो ये 2 ऑक्सीजन है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 32, यानी 1 मोल ऑक्सीजन इक्वल टू कितना, 32 ग्राम। 32 ग्राम केजी में चेंज करो कितना आ जाएगा, 32 इंटू 10⁻³ kg। ओके, यानी 1 मोल इक्वल टू इतना kg ऑक्सीजन। ठीक है, अगर मैं से 1 kg ऑक्सीजन निकालूंगा, अगर मैं 1 kg ऑक्सीजन मैं कितने मोल निकालूंगा, तो कितना आ जाएगा, 1/32 इंटू 10⁻³ मोल। 1 kg ऑक्सीजन में इतने मोल होंगे। ओके, अगर मैं क्या निकालूं, कितने kg में, 32 kg ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे, फ्रॉम हियर, तो फॉर 22 kg ऑफ ऑक्सीजन O2 गैस विल बी इक्वल टू हाउ मच मोल, तो दिस विल बी इक्वल टू 32 इंटू कितना आ जाएगा, 1/32 इंटू 10⁻³ इतने मोल। तो यहाँ से इससे एक कट गया तो ये ऊपर चला जाएगा, -3 होगा। ठीक है, और ऊपर कितना आ जाएगा, ये 10⁻³ मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी 1000 मोल है 10⁻³ मोल, इसको मैं किलो मोल भी बोल सकता हूँ। ठीक है, 10⁻+3 आएगा, ऊपर जाएगा +3 मोल बोलो या फिर किलो मोल बोलो, एक ही बात, यानी 1 किलो मोल बोल दो या फिर 10⁻³ मोल बोलो, एक ही बात हुई। यानी हमारे पास कितने मोल ऑक्सीजन है, 10⁻³ मोल क्या है, ऑक्सीजन है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को देखो, पहली प्रोसेस देखो, फर्स्ट स्टेप में देखो क्या हो रहा है, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, A to B जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ गए हम, A to B गए, और जैसे हम A to B गए तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, there is no change in volume. If there is no change in volume, then there will no change in या फिर no work done. अगर वॉल्यूम में ही चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन कितना होगा, ऑब्वियसली बात 0 होगा। तो फॉर प्रोसेस A to B वर्क डन विल बी 0। तो पहली चीज तो क्या हो जाएगी मेरे पास कि अगर मैं पहली प्रोसेस के लिए देखूँ, फॉर फर्स्ट स्टेप अगर मैं WAB निकालूँ, WA to B, ऑब्वियसली बात है दिस विल बी इक्वल टू 0। तो WAB इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, 0 हो जाएगा।
अब इसका मतलब जो हीट हमने दी वो कहाँ खर्च हुई, वर्क तो किया ही नहीं। तो हीट गिवन टू द सिस्टम या हीट गिवन टू द गैस विल बी स्पेंड टू राइज इंटरनल एनर्जी, बिकॉज फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कहाँ से देखो, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हाट वी नो दैट कि डी यू हीट गिवन चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू कितना होता है, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू होता है। तो यहाँ से मेरे पास डी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी यू प्लस कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू आ जाएगा। एंड फॉर दिस प्रोसेस दिस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो फॉर दिस प्रोसेस और वी कैन से फॉर दिस फर्स्ट प्रोसेस ए टू बी के लिए मेरे पास जो डी क्यू होगा, हीट गिवन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज होगा, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में क्या होगा, यूज होगा। ओके, तो यहाँ पर डी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी यू आ जाएगा। अब हमें निकालना है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो कितनी हुई जब गैस हमारी इस स्टेट ए से कहाँ गई, इस स्टेट बी में गई। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो एक चीज़ हमने पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी हमने, कुछ ऐसा हमने पढ़ा था कि अगर मैं ये बोलूँ डी यू, एक चीज़ हमने डिस्कस की थी, सी भी इक्वल टू यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू कितना होता था, डी यू डिवाइडेड बाई डी टी। ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था हमने, आंसर हाँ जी पढ़ा था। अगर हमने ये पढ़ा था तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, डी यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये सी वी इंटू डी टी आ जाएगा। हियर सी वी इज हीट कैपेसिटी ऑफ दिस ऑक्सीजन गैस एंड दिस डी टी इज चेंज इन टेम्परेचर। अब मुझे न तो ये पता है चेंज इन टेम्परेचर क्या है, न मुझे ये पता है सी वी पता है कि इस ऑक्सीजन के लिए सी वी क्या होगा, लेकिन एक चीज मुझे इसको देखकर पता चल रही है कि दिस ऑक्सीजन इज डायटोमिक। कैसी होती है ये, डायटोमिक होती है, यानी दो एटम मिलते हैं जब ऑक्सीजन के, तब क्या बनती है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनता है। ऐसा होता है नहीं होता है, आंसर है हाँ जी ऐसा होता है। तो फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल वी हैव ए स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर सीवी। जो सीवी है ना उसके लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है एंड दैट इज, तो फॉर डायटोमिक गैस सिंस वी नो फॉर डायटोमिक गैस जो सीवी होता है मेरे पास वो कितना होता है, 5/2 ऑफ आर। अब मैंने ये कहाँ से लिखा, ये देखो अभी तो इसको याद कर लो आप, लेकिन जब हम क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि वाई सी बी इक्वल टू 5/2 ऑफ आर, ऐसा क्यों होता है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए क्या कर लो आप इसको ऐसे ही याद कर लो कि फॉर ए डायटोमिक गैस या बोलते हैं फॉर अवर ऑक्सीजन गैस दिस सी बी इक्वल टू 5/2 ऑफ आर। देखो पहले तो समझ में आ गई कि सी बी हमको पता चल गया। अब दूसरा क्या है मेरे पास, डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना है, या डी टी कितना है। अब डी टी कैसे निकालेंगे, इधर आओ, देखो ये पूरी प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रही है। इफ दिस होल प्रोसेस इट एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन वी नो दैट पी वी इक्वल टू कितना होता है, एन आर टी होता नहीं होता, पी वी इक्वल टू एन आर टी एंड फ्रॉम हियर वी कैन राइट पी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, this will be equal to nr upon v and this whole thing is constant for our gas। now for this process a to b के लिए ये पूरी चीज constant है because n is number of mole is constant इतने हैं, r is gas constant also constant and this v is constant because the process is isochoric process so it means this whole thing is constant। तो यहाँ से p upon t equal to कितना आ गया, constant आ गया। तो this implies that this p1 T1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P2 T2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2। देखो T1 दे रखा है उसने कितना 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन, लेकिन T2 पता नहीं है तो T2 निकाल लो यहाँ से मैं। तो यहाँ से मेरे पास जो T2 इक्वल टू निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, P2 T1 अपॉन कितना आ जाएगा, T1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इधर चला गया, P1 इधर आ गया और T1 इधर चला गया, तो T2 इक्वल टू कितना आ गया, P2 T1 अपॉन P1 आ गया। और ये सारी वैल्यू पता है, उठा के रख दो। तो यहाँ से मेरे पास T2 इज इक्वल टू P2 कितना है मेरे पास, P2 है हमारे पास कितना 5 × 10⁻, यहाँ बोलते हैं इसको P1 ही बोलो, क्या हो जाएगा, ये जो P2 है मेरे पास है 3P1 है, जो P2 है वो कितना है 3P1 है, इंटू जो T1 है वो 300 केल्विन है और अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे पास P1 आ जाएगा। P1 से P1 क्या हो गया, उड़ गया, तो कितना आ गया ये
900 केल्विन आ गया। अगर मैं इसे dt निकालूं तो dt इक्वल टू कितना आ जाएगा, T2 माइनस T1, तो दिस विल बी इक्वल टू 900 माइनस कितना आ गया, ये पहले कितना 300, 900 माइनस 300, दिस विल बी इक्वल टू 600 केल्विन। तो dt इक्वल टू कितना है 600 केल्विन, और Cb कितना है, इतना है, वैल्यू पुट कर दो, क्या निकल जाएगा, du निकल जाएगा, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, दिस विल बी इक्वल टू 5/2 इंटू R कितना है मेरे पास, दिस इज 8.3 एंड जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है, सब ऐसा ही है, और इंटू कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 600 आ जाएगा, इंटू कितना आ गया 600, इतना क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज मोल से 1 मिनट इतना पर मोल निकला ना, एक बार यूनिट रखनी पड़ेगी यार। देखो क्या आया मेरे पास, इतना, दिस इज जूल मोल इनवर्स, फिर कितना निकला केल्विन इनवर्स, एंड फिर dt की वैल्यू कितनी आई 600 केल्विन। देखो केल्विन से केल्विन उड़ गया, तो मेरे पास कितना बच गया यहाँ पर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू 5/2 इंटू 8.3 एंड इंटू कितना आ गया ये 600, इतना जूल पर मोल इनवर्स, यानी पर मोल इतना आया, लेकिन मोल कितने मेरे पास 10⁻3, तो 10⁻3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई यानी कितना आ जाएगा ये, इसको एक चीज़ कर सकता हूँ मैं, देखो ये कट गया कितनी बार, 300 बार, और 300 हो गया, और 5 15 हो गया, तो 1500 इंटू 8.3 और इंटू कितना आ जाएगा ये 10⁻3 इतना जूल। तो दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यूरिंग A to B एंड नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। तो नेट वर्क डन कितना है मेरे पास 0 है, ठीक है, यहाँ से पता चला, ठीक। और इसका मतलब जो हीट गिवन तो सिस्टम है वो भी कितने मेरे पास, इतना जूल है, बिकॉज फॉर दिस प्रोसेस dq इक्वल टू कितना मेरे पास du के बराबर है। ओके, तो अभी तो सिर्फ पहली प्रोसेस के लिए हुआ, अब कौन सी प्रोसेस है, दिस आइसोथर्मल प्रोसेस। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस व्हाट विल द वर्क डन, कैसे निकालोगे बताओ, सेकंड प्रोसेस के लिए देखो, तो फॉर सेकंड प्रोसेस क्या है मेरे पास, फॉर आइसोथर्मल, यानी कहां से कहां B to C, एंड फॉर B to C देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। इफ देयर इज चेंज इन वॉल्यूम व्हाट इट मीन वर्क विल बी डन, वर्क किया जाएगा, एंड वी ऑल नो दैट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस जो B to C वर्क होगा दिस विल बी इक्वल टू RT ln V2 अपॉन V1, और अगर मैं प्रेशर के टर्म में लिखूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू RT ln P1 अपॉन P2 आ जाएगा, यानी इसको P इनिशियल अपॉन P फाइनल लिखो, क्या लिखो P इनिशियल अपॉन P फाइनल, ओके, और इसे क्या लिखो V फाइनल अपॉन V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ये लिख सकते हैं हम। तो दिस इज फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो वैल्यू पुट कर दो फिर यहाँ पर क्या है, W B to C इज इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है देखो 8.3। अब इसको विथ यूनिट लिखना, अगर यूनिट के हिसाब से लिखो तो गड़बड़ हो जाएगी। 8.3 कितना आ गया ये, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इन टेम्परेचर। देखो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 900 है, ठीक है, बिकॉज हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 900 है, दिस इज 900 केल्विन, और फिर ln P इनिशियल कितना है मेरे पास 3P के बराबर है, 3P1 के बराबर है, और P फाइनल हम यहाँ पहुँच रहे हैं, कितना है उसका इनिशियल प्रेशर, दिस विल बी इक्वल टू P1। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर W B to C इतना आ गया ये 8.3, देखो केल्विन से केल्विन कट जाएगा, तो और इंटू कितना आ गया 8.3 इंटू कितना आ जाएगा 900 एंड हीट दिस इज ln 3, और एक आ जाएगा जूल पर मोल आ जाएगा। इफ दिस इज जूल पर मोल व्हाट इट मीन, इट विल बी कम आउट, कितना हो जाएगा ये आ गया मेरे पास, जूल पर मोल निकल के आ रखा ना, तो टोटल कितना आ जाएगा, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻3 से, क्योंकि टोटल मोल कितने हैं, इतने हैं, तो यहाँ से मेरे पास W B to C विल बी इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना 8.3 इंटू कितना आ जाएगा 900 एंड फिर कितना आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3 और इंटू 10⁻3 इतना जूल। तो दिस इज माई वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस B to C। अब मुझे ये बताओ कि व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, बताओ भैया। एंड इट इज आइडल गैस, यू हैव टू रिमेंबर इट कि B to C एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग,
देन फाइंड व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बताओ कितनी होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी? कितनी होगी? 0, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस। इतनी बात ध्यान रखना कि आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन होती है? टेम्परेचर का फंक्शन होती है। और फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, इट मीन इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग। तो फॉर दिस प्रोसेस जो मेरे पास du निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा? 0 निकल के आ जाएगा। ऐसा क्यों? आइसोथर्मल। कैसी प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, ये बात समझ में आई। तो du कितना निकल के आ गया मेरा यहाँ पर? 0 निकल के आ गया। एंड वर्क डन कितना आया? इतना निकल के आया। इसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए इसको ऐसे रहने दो। ओके, नाउ फिर अब देखो, अब कौन सी प्रोसेस है मेरे पास? फाइनल प्रोसेस, यानी C2A। C2A इज ए आइसोबैरिक प्रोसेस, एट कांस्टेंट प्रेशर हो रही है। तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना है? पहले तो वर्क डन निकालना है और दूसरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। यहाँ पर दोनों होंगे। देखो, वर्क भी हो रहा है बिकॉज वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सॉरी हाँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी हो रही होगी। क्यों? कंप्रेशन हो रहा है। अगर कंप्रेस करेंगे हम गैस को, तो गैस को कंप्रेस करने से क्या होगा? गैस के टेम्परेचर में चेंज आएगा। तो हमें टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब वर्क डन भी हो रहा है, और जो हीट है, सॉरी, जो इंटरनल एनर्जी है उसमें भी क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। मतलब मुझे दोनों चीज़ क्या करनी है? फाइंड करनी। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं किसकी? कि वर्क डन की। देखो, इसे करो मैं ऐसा, तो थर्ड केस में देखो, छोटा छोटा लिखते हैं, ठीक है? थर्ड केस में देखो, सिंस वी नो व्हाट वी नो कि du इज इक्वल टू कितना होता है? dq माइनस dw। सही लिखा मैंने? हाँ, सही लिख दिया। अगर ऐसे क्या निकालूं? dw निकालूं, वर्क डन, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? dq माइनस du आएगा, नहीं आएगा? dw इक्वल टू dq माइनस du। ओके, ये बात समझ में आई आपको? सिंपल सी बात है, समझ में आई गई होगी। नाउ अब मुझे क्या चाहिए? मतलब यहाँ मुझे एक तो क्या निकालना है कि फॉर दिस प्रोसेस, फॉर C2A हमने कितनी हीट दी, और दूसरा हमें क्या निकालना है? इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ। अगर ये दोनों चीज़ मैंने निकाल लिए तो वहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा? dw निकाल लूँगा। ठीक है, ये फील आ रही है आपको यहाँ से? आंसर है हाँ जी, आ रही है। अगर फील आ रही है तो क्या दिक्कत है? फिर कर दो फटाफट। कैसे करेंगे बताओ? सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? ये चीज़ निकालते कि ये क्या होगा? dq क्या होगा? एक चीज़ मैं डिस्कस कर रही थी, अगर आपको याद है, हमने कुछ ऐसा बोला था कि Cp यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cp इक्वल टू dq डिवाइडेड बाई dt। ये बोला था हमने। आंसर हाँ जी बोला था। एंड फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव? dq इक्वल टू Cp इंटू dt, ऐसा बोला था। नाउ फॉर दिस ऑक्सीजन गैस व्हाट विल बी द dt? ये हम निकाल सकते हैं। संभावना है कि dt में निकाल लूंगा वहां से कुछ ना कुछ करके, मुझे लग रहा है मैं निकाल लूंगा। ठीक है, आपने भी निकाल लिया होगा। अब Cp क्या होगा? Cp तो पता है भैया कितना है? 5/2 ऑफ R है। अगर C भी पता है तो हम Cp नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं हम Cp। निकालो फिर कितना होगा Cp। तो फॉर दिस प्रोसेस दिस Cp विल बी, जो मेरे पास Cp माइनस Cv होता है, क्या होता है? R होता है। तो Cp इक्वल टू कितना आ जाएगा? R प्लस Cv। एंड फॉर डायटोमिक गैस दिस Cv इज इक्वल टू 5/2 ऑफ R। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया? R प्लस 5/2 ऑफ R। तो दिस इज इक्वल टू 7/2 ऑफ R। तो ये क्या निकल गया मेरा? Cp निकल गया कितना? 7/2 ऑफ R निकल गया। अब dt कितना होगा? देखो, एट दिस पॉइंट द टेम्परेचर इज कितना? 900 केल्विन। तो यहाँ पर मेरे पास टेम्परेचर कितना है? 900 केल्विन। यानी सी पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होगा? 900 केल्विन ही होगा। क्यों? बिकॉज दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी यहाँ पर टेम्परेचर कितना है? 900 केल्विन। यहाँ टेम्परेचर कितना है? इनिशियल टेम्परेचर यानी 300 केल्विन। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? दिस माइनस दिस। तो अगर मैं dt निकालूँ यहाँ से, तो कहाँ लिखूँ यार? ये मिटा दूँ मैं? क्वेश्चन मिटा दूँ मैं? क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ बच ही नहीं रहा इधर पर करने को, इसे मिटा रहा हूँ मैं।
कितना हो जाएगा देखो, यहाँ से मेरे पास आ गया कितना, तो डी क्यू इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, डी सी वी की वैल्यू कितनी है 7/2 ऑफ आर और इंटू डी टी, यानी 300 माइनस 900 कितना आ जाएगा, डी टी का मतलब 300 केल्विन माइनस 900 केल्विन, तो ये नेगेटिव आ गया मेरे पास, तो कितना आ गया ये माइनस का 7.2 आर, यानी कूलिंग टेक प्लेस, और इंटू कितना आ जाएगा ये 600। ओके, अब आर की वैल्यू पुट करो तो मेरे पास कितना आ गया, ये आगे पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये माइनस का 7/2, आर की वैल्यू कितनी है 8.3, और पर मोल आएगा तो कितना 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 600 इंटू 10⁻³ कितना आ जाएगा ये 3, इतना जूल। तो दिस इज हीट गिवन टू द सिस्टम, इतनी हीट क्या दी हमने सिस्टम को दी, कितनी, जितनी यहाँ पर लिखी हुई है। अब दूसरा देखो, हमें क्या निकालना है, दूसरा यहाँ पर भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, या उससे पहले दिस प्रोसेस इज नॉट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं यहाँ पर डी डब्ल्यू निकालूँ तो दिस इज ए आइसोकोरिक प्रोसेस, उसने कुछ बोला था कि इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है, ऐसा कुछ नहीं बोला था ना उसने। तो वर्क डन तो निकलेगा ही नहीं। तो अगर अब डी यू निकाल दो, डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो डी यू इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास कितना, सी वी डी टी, तो कितना सी वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो अभी हमने निकाला कितना है, देखो 5/2 ऑफ आर, 5/2 ऑफ आर। नाउ इन दिस केस डी टी विल बी कितना आ जाएगा, 300 माइनस 900, यानी कितना आ जाएगा -600 केल्विन। आर की वैल्यू पुट करो तो यहाँ से मेरे पास डी यू इक्वल टू आ जाएगा कितना, और पूरे ऊपर मोल आएगा तो देखो कितना आ जाएगा ये 5/2 इंटू 8.3 और माइनस का आएगा, ठीक है, और इस 2 से इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा 300 बचेगा ये, तो ये मेरे पास आया कितना, देखो माइनस का 5 इंटू 8.3 इंटू कितना आ जाएगा ये 300, फिर इंटू 10⁻³ इतना जूल आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास डी यू इक्वल टू आया कितना, 5×15, फिर कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो 1500, और इंटू 8.3 इंटू 10⁻³ इतना क्या आ गया, जूल आ गया। दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ओके, ना ये निकल गया, ये निकल गया, डी डब्ल्यू निकाल लो, क्या निकाल लो फटाफट, क्या दिक्कत है। तो फ्रॉम हियर डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, डी डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा तो डी डब्ल्यू इक्वल टू डी क्यू माइनस डी यू। जो डी क्यू है वो कितना है, इधर निकला है कितना, माइनस का 7/2 इंटू 8.3 इंटू कितना है 600 इंटू 10⁻³ फिर ये है, और फिर ये माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस का कितना आ जाएगा 1500 इंटू 8.3 इंटू 10⁻³ जूल। ओके, नाउ दिस इज माय फाइनल वर्क डन फॉर C2A। एक इसके निकल गया मेरे पास, C2A के लिए निकल गया। C2A प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना है, इतना है, और B2C के लिए कितना है, इतना है, और A2B के लिए कितना है, 0 है। अब देखो पहले तो क्या निकालना था हमको कि टोटल इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, टोटल चेंज इन इंटरनल
एनर्जी। एक बार ध्यान से देखो, इंटरनल एनर्जी कहाँ कहाँ चेंज हो रही है, एक तो फर्स्ट केस में चेंज हो रही है और एक लास्ट केस में चेंज हो रही है, और बीच वाली प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। देखो फर्स्ट वाली प्रोसेस में जो चेंज है वो कितना है, 1500 गुणा 8.5 इंटू 10⁻³ जूल। अब देखो लास्ट वाले प्रोसेस में कितना है, माइनस का उतना ही कितना है, नेगेटिव है। देखो 1500 8.3 इन 10⁻³ जूल। देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, आंसर कितना आ गया, 0। आंसर कितना आया, 0। नाउ फ्रॉम हियर वी हैव ए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, व्हेनेवर वी हैव ए साइक्लिक प्रोसेस, जब भी क्या होगा हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस होगी, तो ड्यूरिंग इज एनी साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0। कोई भी साइक्लिक प्रोसेस ले लो आप, उसमें जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो हमेशा कितना होगा, 0 होगा। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ, आंसर हाँ जी हुआ, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट। नाउ हमें क्या निकालना है, नेट वर्क डन। देखो कैसे निकलेगा, नेट वर्क डन W टोटल विल बी इक्वल टू W A to B, फिर प्लस कितना आ जाएगा, W B to C, फिर क्या आ जाएगा, W C to A आ जाएगा। देखो एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, तीनों को ऐड कर दो। ऐड करना आता है ना, ये है पहला वाला है, दूसरा वाला ये है, तीसरा वाला ये है, तीनों को ऐड करोगे जो आंसर आएगा वही हमारा, मतलब जो हल आएगा निकाल के वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो बोल सकते हैं टोटल वर्क डन होगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको यहाँ से देखना था वो ये था कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। ओके, आई थिंक आज टाइम हो गया, बहुत लंबी होगी वीडियो। तो देखा 3 क्वेश्चन हमने किए, लेकिन हर क्वेश्चन हमको क्या सीखने को मिला, एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला। इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन कल करेंगे, 3-4 क्वेश्चन कल करेंगे, और जितने क्वेश्चन उस बुक में है, मैं बुक का नाम बता देता हूँ आपको, 1 मिनट। बुक का नाम है SC गर्ग, ठीक है, SC गर्ग करके एक बुक है, ठीक है, उससे मैंने क्वेश्चन कराए हैं। आप खुद भी कर सकते हैं अगर आपका मन हो, लेकिन नहीं तो मैं करा ही रहा हूं तो मेरे को भी आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं हमेशा सबको सजेस्ट करता हूं कि मुझे फॉलो करने से पहले आप खुद को फॉलो करो, या फिर खुद एक बार करने की कोशिश करो, तब जाके आपके बेस क्या होंगे, क्लियर होंगे। ठीक है, और आज का लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ ऐसे ही मोर इफेक्टिव और न्यू कॉन्सेप्ट से आपको परिचित कराने वाले क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।